नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न हैं, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए अंतिम जो 100 दिन होते हैं, उसमें किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, इसके संबंध में प्रमुख रूप से बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे रशीश कुमार सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह वर्कशॉप 27 फरवरी 2022 को सायंकाल 4 बजे आयोजित किया जाएगा और वर्कशॉप की अवधि होगी 1 घंटे की। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराना है और यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। आप स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने साथी अभ्यर्थियों को भी बताएं, जिससे कि अंतिम 100 दिनों में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में सही रणनीति के आप भागीदार बन सकें और प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। समाचार विश्लेषण सत्र के प्रमुख विषयों को हम देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है यूक्रेन संकट, और जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही थी कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक हमला हो सकता है, जिसकी संभावना काफी प्रबल थी, खास तौर पर यह स्थिति ज्यादा संभावित हो गई थी जब रूस की संसद के द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूस के बाहर सेना का उपयोग करने के लिए एक अधिकार दिया गया। उसी संबंध में हम चर्चा करेंगे कि यूक्रेन के संकट के अलग अलग पक्ष क्या हैं। दूसरा हमारा विषय होगा इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। सरकार के द्वारा इस नीति के संबंध में एक मसौदा पत्र जारी किया गया है। हम इसकी समीक्षा करेंगे। क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें सकारात्मक पक्ष हैं, दोनों पर विचार किया जाएगा। तीसरा हमारा विषय होगा सेवाओं को बदलने के लिए बजट में शक्ति का अभाव, यानी जिस तरह से बजट में अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, किस तरह से उनका उपयोग करना है, उसके संबंध में स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हैं। आलेख में इसी संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। आज का चौथा आलेख हम देखेंगे एक न्यूनतावादी दृष्टिकोण। प्रमुख रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में अगर हम देखें तो हम व्यक्तिगत रूप में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरी जनसंख्या का आधार बनाकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनके लिए किस तरह से प्रयास होंगे, प्रमुख रूप से आलेख में इस संबंध में चर्चा है। आज का हमारा अंतिम विषय होगा व्यापारिक स्थितियों की मजबूती, और प्रमुख रूप से भारत के द्वारा अलग अलग देशों के साथ जो व्यापारिक समझौते हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, जैसे अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो यूएई के साथ में, तो इस तरह की स्थितियां अगर मजबूत हो रही हैं तो उनके कारण क्या हैं और इससे क्या लाभ की स्थितियां बनती हैं। अंत में अपनी सत्र की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी अभ्यास प्रश्नों की उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं यूक्रेन एज मैत्रोस्का डॉल सेट ऑफ क्राइसिस। आप ध्यान रखें, यह एक प्रकार की डॉल है जिसको हम मैत्रोस्का बोलते हैं, जो रूस में प्रमुख रूप से बनाई जाती है। यहाँ पर एक प्रमुख जो बड़ी डॉल होती है, उसके अंदर आप देखें तो छोटी डॉल, और इस तरह से आप छोटी जो डॉल का भाग है वो अंत तक अलग अलग स्तरों में बना रहता है। तो बड़ी डॉल के अंदर छोटी डॉल और उसके अंदर अन्य दूसरी छोटी डॉल का होना, ये एक तरह से मैत्रोशोका जो डॉल है उनका एक प्रकार कहलाता है। इस डॉल को अगर हम देखें तो ये पूरे सोवियत संघ में काफी प्रसिद्ध है, रूस में प्रमुख रूप से, क्योंकि यूक्रेन सोवियत संघ का भाग रहा है, तो यहाँ पर भी इस डॉल को एक तरह से आप देखें तो काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है कि यूक्रेन के अंदर जो संकट है वो कई अलग अलग संकटों का एक रूप है, जो यूक्रेन संकट के रूप में दिख रहा है। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। रूस की तरफ से अगर हम देखें तो पूर्वी यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र में जो दो प्रांत हैं, डोनेट्स्क और लुगांस्क, जिसको लुहांस्क भी कहा जाता है, दोनों में से कोई भी हम उपयोग कर सकते हैं, हम लुहांस्क यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो इन दोनों प्रांतों को एक तरह से आधिकारिक रूप से रूस के द्वारा मान्यता दे दी गई है। और ध्यान रखें 2014 से ही ये यूक्रेन से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। अगर आप मैप में देखें तो ये पूरा इलाका एक तरह से जो पूर्वी यूक्रेन का है, ये डोनबास क्षेत्र कहलाता है, जिसमें डोनेट्स्क और साथ साथ लुहांस्क क्षेत्र, इनको स्वतंत्र रूप में एक मान्यता रूस के द्वारा दे दी गई है। हम ध्यान रखें कि यूक्रेन के साथ साथ एक और देश जो काला सागर के साथ में सीमा बनाता है, जॉर्जिया, वहां पर भी स्थितियां इस तरह से थी और रूस के द्वारा वहां के दो क्षेत्र अबखाजिया और दक्षिणी ओसेशिया, वहां पर एक तरह से अलगाववाद की स्थितियों को मजबूत किया गया और रूस वहां पर काफी शक्तिशाली रहा है। अगर हम डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में देखें तो रूसी मूल के एक तरह से जो अल्पसंख्यक हैं वो भी एक तरह से मजबूती से वहां पर काम कर रहे हैं।
लेकिन यूक्रेन सरकार के द्वारा उन पर एक तरह से ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया या उनको अलग थलग करने का प्रयास किया गया। इसको रूस के द्वारा एक तरह से गलत माना गया और उन्होंने जो भी रूसी मूल के अल्पसंख्यक हैं उनके एक तरह से जो समर्थक अलगाववादी हैं उनको समर्थन दिया। और उसी के एक तरह से समर्थन की आड़ में अगर हम देखें तो रूस के द्वारा अपना एक तरह से जो मिशन है यूक्रेन को नियंत्रित करने का वो संचालित किया गया। प्रमुख रूप से प्रारंभ में अगर हम देखें तो रूस ने शांति सेना भेजने की बात करी थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि रूस की तरफ से जो कुछ हमला है वो यूक्रेन पर अब प्रारंभ हो चुका है। रूस अपनी सुरक्षा को मजबूती देने के लिए यूक्रेन का एक तरह से उपयोग कर रहा है और खासतौर से अमेरिका को एक तरह से संदेश दे रहा है कि रूस अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की जो स्थितियां हैं जो नकारात्मक उनको स्वीकार नहीं करेगा। यूक्रेन में किसी भी तरह से युद्ध की स्थितियां बढ़ती हैं तो केवल यूरोप नहीं पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ये एक आपदा की जैसी स्थिति होगी, क्योंकि रूस और जो एक तरह से विरोधी देश हैं उनके बीच में जो भी समर्थक देश है उनका एक बंटवारा हो सकता है और ये स्थितियों को काफ़ी खराब कर सकता है। इसीलिए जो भी वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं उनको कमज़ोर करना मतलब डी एस्केलेशन करना, सेना का जो भी उपयोग हो रहा है उसको न्यूनतम करना और सुरक्षा की स्थितियों की समीक्षा करना यह प्रमुख रूप से आवश्यक है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सैन्य गठबंधन जो नाटो के रूप में प्रमुख रूप से है, अगर नाटो जो भी देश हैं उनकी सुरक्षा की केवल बात की जाए और दूसरे देश यानी रूस और उनके जो सहयोगी देश हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इस तरह की स्थितियां जरूर उत्पन्न होंगी। यहाँ पर नाटो का जो विस्तारवादी एक रूप रहा है उसने भी वर्तमान जो यूक्रेन का संकट है उसको बढ़ावा दिया है। इसी तरह की स्थितियां 2014 में थी जब रूस के द्वारा एक कार्रवाई करके क्रीमिया का जो भाग है उसको एक तरह से रूस में मिला लिया गया। और इसी प्रक्रिया में अगर हम देखें क्रीमिया की स्वतंत्रता के बाद ये दोनों एक तरह से जो यहाँ पर प्रांत हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क उनके द्वारा भी स्वतंत्रता का एक दावा 2014 से ही किया जा रहा है। रूस के समर्थन के कारण ही यूक्रेन के ये दोनों जो प्रांत हैं यानी प्रमुख रूप से डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पर जो भी एक तरह से अलगाववादी नेता हैं उन्होंने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया क्योंकि रूस का अच्छा खासा समर्थन था और 2014 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहांस्क की घोषणा कर दी। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि अलगाववादी वर्तमान में सरकार चलाते हैं और मुद्रा के रूप में रूस की मुद्रा रूबल का उपयोग किया जाता है और रूस का मजबूत संपर्क इस क्षेत्र में बना हुआ है। हम ध्यान रखें यूक्रेन के इन दोनों प्रांतों में जो समस्याएं चल रही थी उनको हल करने के लिए 2014-15 में एक समझौता किया गया जिसको मिन्स्क प्रोटोकॉल कहा जाता है और ये समझौता प्रमुख रूप से रूस, यूक्रेन और एक संगठन है यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन जिसको प्रमुख रूप से कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इनके बीच में बैठकों का ये परिणाम था मिन्स्क प्रोटोकॉल। इसके माध्यम से ये कहा गया था कि ये दोनों जो प्रांत हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क यहाँ पर युद्ध विराम एक तरह से किया जाएगा। साथ साथ इन्होंने जो स्वतंत्र होने की एक तरह से घोषणा की गई है वो मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि उनको भी शासन में एक तरह से जिम्मेदारियां दी जाएं वो स्थितियां बनेंगी और साथ साथ सेना और जो भारी हथियार हैं वो इन प्रांतों की सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पर रखे जाएंगे। ऐसा यूक्रेन के द्वारा एक समझौता रूस के साथ किया गया, लेकिन यह समझौता लंबे समय तक नहीं चला और युद्ध विराम एक तरह से टूटा और यूक्रेन की सेना और जो अलगाववादी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं जिनको समर्थन प्रमुख रूप से मॉस्को में स्थित रूस की सरकार दे रही थी उनके बीच की लड़ाई में लगभग 14,000 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। हम ध्यान रखें कि इस युद्ध विराम के टूटने के बाद भी बैठकें चली और रूस के साथ फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन के बीच में फिर से बैठकें शुरू हुई। इस बैठक को 2019 में नॉर्मैंडी पेरिस प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन नॉर्मैंडी पेरिस प्रक्रिया को 2019 में सफलता नहीं मिली, कारण रूस एक तरह से सुरक्षा की कानूनी गारंटी चाहता था। यानी किसी तरह का एक समझौता अंतिम रूप में हस्ताक्षर करना रूस चाहता था जिससे कि डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में जो भी एक तरह से रूसी मूल के लोग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने प्रमुख रूप से इस समझौते में इस प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसीलिए 2019 का यह प्रक्रिया भी एक तरह से कमजोर हुई। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में संकट को हल करने के लिए प्रयास नहीं हुए, वो चाहे मिन्स्क प्रोटोकॉल हो या नॉर्मैंडी पेरिस प्रक्रिया हो, प्रयास जरूर हुए हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से संकट की स्थितियां देखें कि अगर यूक्रेन का ये संकट बन रहा है तो इसके प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि यूक्रेन संकट में कई संकट एक साथ मिलकर स्थितियों को थोड़ा खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है कि जो रूसी एक तरह से मूल के लोग हैं यानी जो रूस के एथनिक लोग हैं
उनको प्रमुख रूप से सुरक्षा रूस देना चाहता है। कोई भी राष्ट्रपति जो रूस में शासन कर रहा है वो आसपास के देशों में जो रूसी मूल के लोग हैं उनकी सुरक्षा की एक गारंटी अवश्य देता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो रूस में उसके लिए आसानी से सत्ता पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी यही स्थितियां हैं। तो यूक्रेन में जिस तरह से जहां पर रूसी मूल के लोग अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का हनन किया गया और उन क्षेत्रों में एक तरह से रूसी जो लोग हैं उनकी भाषा का समर्थन नहीं किया गया और यूक्रेन की भाषा वहां पर एक तरह से आरोपित की गई, उन लोगों को विवश किया गया कि यूक्रेन की भाषा वहां पर उपयोग की जाए। तो ये स्थितियां रूसी लोगों की एक तरह से जो सुरक्षा है उसकी गारंटी नहीं देती हैं। इसी कारण से माना जाता है कि ये संकट अंतिम रूप में आगे आया है। एक और बड़ा कारण जैसा हमने पहले भी देखा कि जब हम यूक्रेन की बात करते हैं, जॉर्जिया की बात करते हैं, तो ये एक अंतिम सीमा है जहां पर अगर नाटो के देश पहुंचते हैं तो रूस की सुरक्षा को लेकर एक खतरे की स्थितियां बनती हैं और रूस कभी भी ऐसा नहीं चाहता है। और अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो भी रूस के साथ सीमा में देश हैं जो पहले सोवियत संघ के भाग होते थे, जैसे हम बेलारूस की बात करें या अगर हम बात करें जो मध्य एशिया के देश हैं जैसे कजाकिस्तान, उन देशों में रूस का अच्छा खासा एक प्रभाव है। तो रूस ये चाहता है कि जो सोवियत संघ के पूर्व देश हैं वहां पर नाटो का विस्तार तेजी से ना हो और रूस की सुरक्षा को लेकर कोई खतरे ना बने। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हुई। 2013-14 में अगर हम देखें तो यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ और वहां पर रूस के समर्थन से जो शासन चल रहा था उसको हटा दिया गया। इस स्थिति में रूस यूक्रेन में थोड़ा कमजोर हुआ। इस तख्ता पलट के बाद यूक्रेन में अति राष्ट्रवादी एक राष्ट्रपति सत्ता में आए, व्लादिमीर जेलेंस्की। उन्होंने एक तरह से यूक्रेन को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का कानून पारित किया, यानी रूसी मूल के लोग जो रूसी भाषा बोलते थे उनको एक तरह से यूक्रेन की भाषा स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। और ऐसी स्थितियां जब बनी तो अलगाववादियों को रूस का समर्थन मिला और ये अलगाववाद एक बड़े नागरिक संघर्ष के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा यूक्रेन के द्वारा एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में यूक्रेन की जो भाषा लागू की गई इसका प्रमुख रूप से नाटो या यूरोपीय संघ के देशों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें इस तरह से भाषा अगर आरोपित की जाती है तो रूसी जो संस्कृति या भाषा है उसका कहीं ना कहीं वहां पर नुकसान होता है। लेकिन किसी भी देश ने उस समय की स्थितियों में इसका विरोध नहीं किया और ये रूस की एक तरह से कह सकते हैं नाराजगी बढ़ने का एक बड़ा कारण भी माना जाता है। और इसीलिए रूसी मूल के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए रूस ने यूक्रेन में एक तरह से प्रवेश किया और वहां की जो नीतियां हैं उनमें अपना दखल बढ़ा दिया और कोशिश ये करी कि रूसी मूल के जो अल्पसंख्यक हैं उनको रूसी पासपोर्ट दिया जाए और बड़ी संख्या में जो लोग डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में रह रहे थे उनको रूस में एक तरह से प्रवेश दिया गया। नाटो के लिए हम ध्यान रखें 1949 में जब इसका गठन किया गया तो उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ से एक तरह से जो सुरक्षा है वो प्रमुख रूप से अमेरिका के जो सहयोगी यूरोप में है उनको प्रदान की जाए और आगे चलकर इसको धीरे धीरे विस्तारित किया गया। 1991 में जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ और रूस उसमें प्रमुख देश के रूप में आगे आया तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा समझौता सा हुआ कि नाटो का विस्तार है वो सोवियत संघ से जो आजाद देश हुए वहां पर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और जो देश सोवियत संघ में से अलग हुए थे और जो रूस की सीमा पर थे उन देशों को भी नाटो में शामिल किया गया। इसने एक तरह से रूस की जो सुरक्षा है उसको खतरे में पैदा किया। 1994 की शांति के लिए रूस नाटो साझेदारी या अगर हम बात करें नाटो रूस संस्थापक अधिनियम 1997, इसमें प्रमुख रूप से यह कहा गया था कि नाटो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे रूस की सुरक्षा कम हो या उस पर कोई खतरा आता है। लेकिन इन समझौतों पर प्रमुख रूप से ध्यान नहीं दिया गया और नाटो का तेजी से विस्तार किया गया। पूर्व मध्य पूर्व यूरोपीय देशों में नाटो का जो विस्तार किया गया खासतौर से सोवियत संघ के साथ में जो देश थे वहां पर नाटो को विस्तारित किया गया। वह 1999 की एक तरह से एक नीति थी जिसको हम प्रमुख रूप से यूरोपीय सुरक्षा के लिए OSCE का एक चार्टर घोषणा बोलते हैं। OSCE अभी हमने चर्चा किया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। और यहां पर यह कहा गया था कि यूरोप के देशों की सुरक्षा को दूसरे देशों की कीमत पर कम नहीं किया जाएगा और यहां पर यह रूस की तरफ इशारा था। तो इसे हम कह सकते हैं कि रूस के साथ एक धोखाधड़ी जैसी स्थिति थी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने सत्ता में आने के बाद से स्थितियों को बदलना प्रारंभ किया और सोवियत संघ की पुरानी जो शक्ति थी उसमें एक तरह से रूस को ले जाने का प्रयास किया। तो अब स्थितियां लगभग बदल चुकी हैं क्योंकि जब ये समझौते हुए थे तो अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन से पहले जो भी राष्ट्रपति थे वो उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन पुतिन ने शक्तिशाली रूप में रूस को आर्थिक और सामरिक रूप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया है और ये स्थितियां उनको यूक्रेन में जो संकट है
उसमें रूस को एक आगे बढ़कर कदम उठाने के लिए आगे करता है। एक और महत्वपूर्ण जो पक्ष है कि यूक्रेन रूस और यूरोप के बीच में एक बफर देश और एक सेतु की तरह काम करता है। बफर का मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो दो बड़ी शक्ति केंद्रों के बीच में रहता है। जैसे भारत में हम कह सकते हैं कि नेपाल या सिक्किम ऐसी स्थिति में है क्योंकि भारत और चीन दो शक्ति के बड़े केंद्र हैं, उनको हम बफर स्टेट कह सकते हैं। यही स्थिति अगर हम देखें तो बनती है यूक्रेन की। यानी अगर हम यूक्रेन की बात करें तो अगर हम पुराने समय में देखें तो वो चाहे हिटलर की बात करें या अगर हम नेपोलियन की बात करें, जो भी रूस पर हमला हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से हुआ है। इसी के साथ साथ यूरोप में जो प्रमुख गैस की पाइपलाइन रूस से जाती हैं वो यूक्रेन के क्षेत्र से जाती हैं। यानी आर्थिक और सामरिक रूप में दोनों में अगर हम देखें तो रूस के लिए यूक्रेन का बहुत अधिक महत्व है। अगर यहाँ पर पश्चिमी देश अपनी स्थिति मजबूत करते हैं तो रूस कभी भी इस प्रक्रिया को एक तरह से होने नहीं देगा, और यही वर्तमान स्थितियां दिख रही हैं। 2001 के बाद की स्थितियों में अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका और रूस एक तरह से एक साझेदार के रूप में काम करने की स्थितियों में दिख रहे थे। लेकिन इसी के बाद का जो समय है उसका उपयोग व्लादिमीर पुतिन के द्वारा रूस को वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत करने के लिए उपयोग किया गया। और वर्तमान स्थितियां अगर हम देखें तो पुतिन के नेतृत्व में जो रूस है वो अमेरिका के साथ रणनीतिक एक समानता हासिल कर चुका है। ऐसी स्थिति में रूस की सुरक्षा को लेकर अगर कोई खतरा उठता है तो रूस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी, जैसा यूक्रेन में कार्रवाई होती हुई दिख रही है। हम ध्यान रखें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो से रूस को सुरक्षा देने की जो स्थिति है उसके लिए कोई लिखित प्रतिबद्धता देने से मना कर दिया है। यूक्रेन की जो स्थितियां बन रही हैं उनसे किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे उनको जरा हम देखते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस के साथ ये जो गतिरोध बन रहा है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक अवसर प्रदान करने जैसी स्थिति है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को एक तरह से कटघरे में ला सकते हैं इस आधार पर कि किसी भी देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम कर रहा है, एक संप्रभु राष्ट्र है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। उस पर किसी तरह से हमला करके एक निर्णय करने की स्थितियों में नहीं लाया जा सकता है। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि रूस का हमला अगर यहाँ पर होता है, जैसा वर्तमान में प्रतीत हो रहा है कि यह हमला शुरू हो चुका है, अमेरिका की तरफ से प्रमुख रूप से भारी प्रतिबंध रूस पर लगाए जा सकते हैं, जिससे कि रूस को आर्थिक रूप में नुकसान पहुंचाया जाए और वैश्विक स्तर पर भी उसको अलग थलग किया जाए। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस की तरफ से ये जो कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ हो रही है इसमें बाइडेन के लिए एक और समर्थन की स्थिति यह है कि पूरा जो यूरोपीय गठबंधन है वो अमेरिका के साथ एक तरह से आ रहा है, जबकि कुछ ऐसी स्थितियां बन रही थी जहां पर फ्रांस और जर्मनी अपनी जो नीतियां हैं वो अमेरिका से अलग बना रहे थे। इन दोनों देशों के द्वारा वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो यूरोप में अमेरिका का जो नेतृत्व, उपस्थिति और जो नियंत्रण है उसको स्वीकार किया गया है, जबकि इस संकट से पहले की स्थितियों में हम देखें तो फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के साथ अपनी नीतियों को बहुत साझा नहीं कर रहे थे। इसके दो उदाहरण हम देख सकते हैं। पहला अगर हम यहां पर देखें तो फ्रांस के साथ अमेरिका के संबंध इस स्तर तक खराब हुए थे कि फ्रांस ने अपने राजदूत को अमेरिका से वापस बुला लिया था, और इसका बड़ा कारण था अमेरिका के द्वारा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस समझौता करना। इस समझौते के माध्यम से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियां बिक्री करेगा, जबकि इस तरह का समझौता ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ पहले ही कर चुका था, लेकिन यह समझौता रद्द हुआ। तो फ्रांस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि इस समझौते को रद्द कराने के लिए इस ऑकस समझौते का उपयोग किया जा रहा है। तो इस आधार पर फ्रांस अमेरिका के संबंध बहुत निचले स्तर पर चले गए थे, लेकिन वर्तमान स्थितियों में फ्रांस पुनः अमेरिका के साथ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेकर एक बड़ा विवाद था, क्योंकि इस पाइपलाइन के माध्यम से बाल्टिक सागर से होते हुए सीधे जर्मनी को एक तरह से रूस से प्राकृतिक गैस मिलने वाली थी, और माना जा रहा है कि इस विवाद के बाद जर्मनी भी एक तरह से यूरोप में अमेरिका के साथ दिखाई दे रहा है। तो इस पाइपलाइन पर आगे की प्रक्रियाएं कमजोर हो सकती हैं, या हो सकता है कि इस पाइपलाइन को आर्थिक रूप में उपयोग न किया जाए। अगर हम भविष्य की राह की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन के लिए आ रही है, और यूक्रेन में अगर हम देखें तो इस संकट से पहले ही वहां पर आर्थिक संकट की स्थिति काफी विकट है, मुद्रास्फीति काफी ज्यादा है, और प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से गैस की आपूर्ति है उसके बिलों का भुगतान लंबे समय से यूक्रेन ने नहीं किया है। तो ये सारी स्थितियां एक तरह से वहां पर जो आर्थिक संकट है उसको बहुत ज्यादा खराब कर रही हैं, और रूस का अगर हमला यहाँ पर होता है तो ऐसी स्थितियों में यूक्रेन की स्थिति और खराब होगी। हम ध्यान रखें, यूक्रेन जो भी ईंधन की प्रमुख आपूर्ति है उसके लिए रूस पर निर्भर करता है, और ऐसी स्थिति में अगर रूस के द्वारा आपूर्ति रोकी जाती है तो यूक्रेन के लिए स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं।
यूक्रेन में जिस तरह से रूसी समर्थक और रूसी विरोधी जो राजनीति है वो एक तरह से पूरे देश को ध्रुवीकृत कर रही है, उस पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ माना गया है कि जो उदारवादी नई नीतियां अपनाई गई यूक्रेन में और बहुसंख्यकवादी जो राजनीति चलाई गई, जिसमें कि अल्पसंख्यक रूसी मूल के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, इसने प्रमुख रूप से अलगाववादी आंदोलन और गृहयुद्ध की स्थिति को आगे बढ़ाया। तो यहां से यूक्रेन को अपने आप को अलग करना पड़ेगा, तभी संकट का समाधान हो सकता है। अगर हम पश्चिमी देशों से अलग भारत और चीन की एक तरह से बात करें तो प्रारंभ में उन्होंने रूस की जो कार्यवाही है उसके समर्थन की एक तरह से बातें कही, लेकिन अब स्थितियों में उनके द्वारा भी डी एस्केलेशन यानी जो स्थितियां एक तरह से गंभीर हो रही हैं उसमें पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, यानी सैन्य कार्रवाई आगे न बढ़े। और साथ साथ समावेशी सुरक्षा की आवश्यकता भारत और चीन दोनों के द्वारा ही कही जा रही है, क्योंकि अगर किसी भी देश या समूह को अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता है तो कोई भी देश इस तरह से एक आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। तो रूस को अगर सुरक्षा को लेकर नाटो से खतरा है तो वो यूक्रेन पर इस तरह के हमले के माध्यम से अपने खतरे की जो स्थितियां उसको टालने का प्रयास करता है। साथ साथ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान स्थितियों में जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी जो क्षति हो रही है, वर्तमान कोविड की जो महामारी है, सतत विकास और सामाजिक न्याय, ये विश्व के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। और जब भी हम इस संकट को हल करने के लिए एक विकल्प की बात करते हैं तो समावेशी नागरिकता, जाति और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और सामाजिक एकता, इसको जब तक हम समायोजित नहीं करेंगे, प्रमुख रूप से अगर हम यूक्रेन की बात करें, तब तक हम संकट का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो समावेशी और सामान्य सुरक्षा और प्रभुत्व की जो भावना है उसको जब तक हटाने के लिए हम काम नहीं करेंगे मिलकर, हम रूस और यूक्रेन के बीच का ये जो संकट है, जिसे एक तरह से आप दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और रूस के बीच के आपस में संकट की स्थितियों को भी बता सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शीत युद्ध के समय की जो स्थितियां हैं वो पुनः दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर रूस और अमेरिका के जो समर्थक देश हैं वो आमने सामने पहुंच चुके हैं। अगर स्थितियों को शांत करना है तो समावेशी, सामान्य सुरक्षा और प्रभुत्व की जो स्थिति है उसको घटाने के लिए एक प्रयास हमें करना होगा। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ड्राफ्ट इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। इस आलेख के माध्यम से भारत में जो डाटा है उसके उपयोग और उसकी जो पहुंच है उसके संबंध में प्रमुख रूप से एक मसौदा पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 21 फरवरी 2022 को सरकार की तरफ से एक मसौदा पत्र जारी किया गया है, इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। इस नीति के माध्यम से भारत में डाटा की पहुंच और उपयोग को लेकर जो नीति है वह प्रमुख रूप से बनाई गई है। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगर इस तरह की नीति लाई गई है तो उसके कारण क्या है, यानी इस नीति को प्रस्तावित करने का उद्देश्य क्या है। माना जा रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन की अगर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तो जो भी नागरिकों का डाटा है वो आने वाले दशक में तेजी से बढ़ेगा और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक आधारशिला बनेगा। इस प्रस्तावित नीति के माध्यम से नागरिक डाटा के संबंध में जो भी अलग अलग स्थितियां हैं उनको प्रमुख रूप से स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जब यह नीति प्रस्तावित की गई है तो इसका एक नीतिगत उद्देश्य ये भी है कि राष्ट्रीय आर्थिक जो सर्वेक्षण 2019 का है वहां पर जो भी नागरिक डाटा है उसके वाणिज्यिक पक्ष की बात की गई है। और इस सर्वेक्षण के अध्याय 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी डाटा उपयोग के जो वाणिज्यिक लाभ हैं उनका उल्लेख किया गया है और वहां विशेष रूप से जोर देकर यह कहा गया है कि निजी क्षेत्र को जो भी नागरिक डाटा है उसे चुनिंदा रूप में जो पहुंच है वो प्रदान की जा सकती है। व्यावसायिक उपयोग के लिए जो भी एक तरह से निजी क्षेत्र है वो इस डाटा का उपयोग कर सकता है और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। तो किस तरह से इस डाटा के उपयोग से शुल्क लिया जाए और वो कितना उचित होगा या कितने रूप में शुल्क लगाया जाएगा वह भी इस नीति में बनाया गया है। प्रमुख रूप से डाटा का जो आर्थिक मूल्य है उसका दोहन करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इस नीति में प्रमुख रूप से डाटा के साझाकरण, साथ साथ उसके उपयोग में जो मौजूदा बाधाएं हैं उनको कैसे रेखांकित करके दूर किया जाए, डाटा के उपयोग के संबंध में निगरानी, साथ साथ डाटा साझाकरण के जो प्रयास हैं उनको लागू करने के लिए एक निकाय भारत में अनुपस्थित है। भारत में इस तरह का एक निकाय होना चाहिए जो डाटा के साझाकरण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करे। इसी के साथ साथ डाटा के साझा करने के लिए जो तकनीकी उपकरण है और जो मानक हैं वो भारत में अनुपस्थित हैं। तो इस नीति के माध्यम से ये मानक बनाए जाएंगे और उच्च मूल्य के जो भी डाटा हैं उनकी पहचान करना, उनकी लाइसेंसिंग करना और साथ साथ जो मूल्यांकन ढांचा है नागरिक डाटा के उपयोग के संबंध में वह भी इस नीति के माध्यम से मजबूत किया गया है।
इस नीति के माध्यम से डाटा के उच्च मूल्य को अनलॉक करना यानी उसके उपयोग के लिए स्थितियां कैसे बनती हैं वह प्रमुख रूप से निर्धारित किया गया है। साथ साथ जो शासन रणनीति है उसको भी एक तरह से वर्तमान जो स्थितियां उसके अनुरूप बनाना और मजबूत रखना। साथ साथ सरकारी डाटा का इंटर ऑपरेबल यानी अलग अलग क्षेत्रों में जो उपयोग है वो सुनिश्चित किया जाए। यानी एक डाटा को स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या श्रम मंत्रालय किस तरह से उपयोग कर रहा है वो सुनिश्चित किया जाए। तो डाटा को इंटर ऑपरेबल बनाना भी इस नीति का उद्देश्य है। साथ साथ डाटा कौशल और संस्कृति इसको स्थापित करना, यानी डाटा के उपयोग के संबंध में जो नीतियां हैं वो स्थायी रूप में अगर बनेंगी तो इसके संबंध में जो भारत का एक बाजार है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में विकसित हो पाएगा। सरकार के द्वारा डाटा एक्सेसिबिलिटी और यूज के रूप में जो नीति लाई गई है मसौदे पत्र के रूप में, उनमें लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इस नीति के माध्यम से सरकार जो भी सृजित, एकत्रित और संग्रहित सभी प्रकार के डाटा और सूचनाएं हैं उन पर एक तरह से नीति को लागू किया जाएगा। साथ साथ राज्य सरकारों को भी इसके प्रावधान को अपनाने की अनुमति दी जाएगी। नागरिक डाटा के प्रमुख रूप से संचालन और समग्र प्रबंधन के लिए भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके तहत भारत डाटा कार्यालय यानी इंडिया डाटा ऑफिस की एक तरह से स्थापना की जाएगी। भारत डाटा कार्यालय में प्रमुख रूप से प्रत्येक सरकारी संस्था का एक मुख्य डाटा अधिकारी नामित किया जाएगा। इसी के साथ साथ मानकों को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में इंडिया डाटा काउंसिल का गठन किया जाएगा। हम ध्यान रखें, यहाँ पर प्रमुख रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि इंडिया डाटा काउंसिल में उद्योग जगत, नागरिक समाज या जो भी प्रौद्योगिकी से संबंधित गैर सरकारी भागीदारी है वह होगी या नहीं होगी। यहाँ पर सरकार की नीति प्रमुख रूप से यह है कि जो भी नागरिक डाटा है, जिसको हम सरकारी डाटा भी कह सकते हैं, उसको डिफॉल्ट रूप में एक तरह से स्वतंत्र रूप में रखा जाए और उसके बाद एक डाटा की नकारात्मक सूची बनाई जाए जिसमें डाटा को नहीं साझा किया जाएगा। अगर कोई अधिक संवेदनशील श्रेणी है तो वहां पर परिभाषा बनाना और उस डाटा तक पहुंच को लेकर जो प्रतिबंध है वो बनाने के लिए स्वतंत्र सरकारी मंत्रालयों को छूट दी गई है और वो इस तरह का कार्य कर सकते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि इस नीति के माध्यम से जो भी डाटा होगा उसको अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए समृद्ध या संसाधित किया जाएगा। यानी जो डाटा अगर अधूरा है तो उसको एक तरह से पूरा करके इस तरह से बनाया जाएगा जिससे डाटा का अधिक आर्थिक उपयोग हो पाए। इस आधार पर जो डाटा तैयार होगा उसको उच्च मूल्य वाला डाटा सेट कहा जाएगा। उच्च मूल्य वाले जो डाटा सेट हैं और साथ साथ जो अन्य सरकारी डाटा सेट है जिनको उच्च मूल्य का नहीं बनाया गया है, सरकारी विभागों में स्वतंत्र रूप से साझा किए जाएंगे और निजी क्षेत्र को इसे प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। गोपनीयता सुरक्षा के लिए इस नीति में उपाय किया गया है कि प्रमुख रूप से जो डाटा है उसकी असंबद्धता यानी एनोनिमस जो नेचर है, यानी किसी भी के साथ संबंध नहीं है, इस तरह की एक श्रेणी रखी जाएगी और गोपनीयता का पूर्णतः संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के द्वारा घोषित इस नीति में गोपनीयता संबंधी समस्याएं क्या हैं? हमें ध्यान रखना पड़ेगा, भारत में डाटा संरक्षण के संबंध में कानून नहीं है, इसीलिए गोपनीयता का मान लीजिए अगर उल्लंघन होता है तो इसके संबंध में जवाबदेही या इसका जो उपाय है वो प्रदान करने के लिए तंत्र नहीं है। इसीलिए डाटा संग्रह या डाटा की जो शर्तें उनका उल्लंघन करना, इसकी जांच कैसे की जाएगी या इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि डाटा संरक्षण का कानून अभी हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है। ये एक बड़ी समस्या माना जा रहा है। इस नीति में अंतर विभागीय डाटा साझाकरण किया जाएगा। इससे गोपनीयता की जो स्थिति है उसके लिए चिंताएं बनती हैं, क्योंकि सरकारी डाटा पोर्टल पर जो भी डाटा खुले रूप में रहेगा वो सभी विभागों का डाटा वहां पर शामिल होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो भी नागरिक प्रोफाइल है वो 360 डिग्री एक तरह से ओपन रहेगा, जिस पर किसी भी तरह का राज्य प्रायोजित जो जन निगरानी है वो की जा सकती है। यानी पब्लिक मॉनिटरिंग, लोगों की निगरानी करने का एक जो तंत्र है वो एक तरह से किसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा किया जा सकता है। इस नीति में हमने देखा कि गुमनामी यानी एक तरह से असंबद्धता या एनोनिमस जो व्यवहार है वो रखा जाएगा डाटा का, लेकिन इसके बाद भी नीति में जो कानूनी जवाबदेही है या स्वतंत्र नियामक जो निरीक्षण है उसकी एक कमी है। इसी के साथ साथ इस नीति में एक कमी यह है कि जो अज्ञात डाटा है उसकी पहचान करने के लिए कोई वैज्ञानिक विश्लेषण का तंत्र नहीं है। साथ साथ स्वचालित उपकरणों के माध्यम से डाटा की पहचान के संबंध में जो स्थितियां हैं उनको मजबूत करने का भी तंत्र यहाँ पर नहीं रखा गया है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अज्ञात डाटा की पहचान के संबंध में जो तंत्र मौजूद नहीं है इस कारण से प्रमुख रूप से समस्या हो सकती हैं, क्योंकि सरकार डाटा के एक ब्रोकर के रूप में काम कर रही है और जैसे जैसे वित्तीय प्रोत्साहन की स्थितियां दिखेंगी यानी डाटा के आधार पर आर्थिक लाभ की स्थितियां दिखेंगी और निजी क्षेत्र को भी डाटा प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा,
स्थितियां एक तरह से अनियंत्रित हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्तिगत डाटा बढ़ता जाएगा, व्यावसायिक मूल्य डाटा का भी बढ़ेगा। तो उस स्थितियों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, यह नीति में नहीं कहा गया है। अंतिम रूप में हम कह सकते हैं, इस नीति के माध्यम से किसी व्यक्ति की निजता का अधिकार या उसकी जो गोपनीयता है डाटा की, उसमें अगर राज्य हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए वैधता स्थापित करने के लिए कोई एक कानूनी प्रक्रिया उपस्थित नहीं है, क्योंकि इस तरह के कानून की अभी इसमें कमी है। और अगर बिना कानूनी प्रक्रिया के हम किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार या डाटा की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं, तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निजता के संबंध में जो अपना एक निर्णय दिया गया है उसके विरोध में जाता है। तो इस कारण से निजता का जो अधिकार है उसका संरक्षण भी इस कानून के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस नीति के साथ अगर हम कुछ अन्य मुद्दे देखें, इस नीति में 3 अतिरिक्त मुद्दे प्रमुख रूप से एक तरह से सामने आते हैं। पहला प्रमुख विवाद है कि जब हम खुले डाटा की परिभाषा की बात करते हैं तो उस परिभाषा को बनाते समय नागरिकों के प्रति जो पारदर्शिता का एक तरह से जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, क्योंकि हम पारदर्शिता स्थापित नहीं कर सकते हैं अगर हम खुले डाटा की एक परिभाषा यहाँ पर देते हैं। नागरिकों की निजता के संबंध में जो अधिकार है वो भी स्पष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए पारदर्शिता के संबंध में पहला प्रमुख विवाद माना जाता है। पारदर्शिता की स्थितियां अगर मजबूत नहीं होती हैं तो डाटा साझाकरण से संबंध में जो जवाबदेही है या जो भी समस्याएं उनके निवारण की अगर मांग की जाती है तो उसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसके संबंध में स्पष्टता नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि संसद को एक तरह से दरकिनार किया गया है, यानी उनकी बिना अनुमति के बहुत सारे कार्य यहाँ पर इस नीति में किए जा सकते हैं, जबकि जो भी एक तरह से डाटा होगा उसको साझा करना या संवर्धन करना वो सार्वजनिक धन के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का हम कोई कार्यालय गठित करते हैं, कोई मानक बनाते हैं जो केंद्र सरकार यानी राज्य सरकारों पर भी लागू होता है, तो इसके लिए विधायी रूप में जो विचार विमर्श है वो प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जैसे संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में भी। वह प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं है। हम ध्यान रखें, नीति में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकारें नीति के कुछ हिस्सों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि यह स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाएगी। हम ध्यान रखें, नीति के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें नीति के कुछ हिस्सों को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि डाटा साझा करने के लिए या इस तरह का तंत्र बनाने के लिए अगर किसी तरह की वित्तीय सहायता दी जाती है तो उसके लिए केंद्र सरकार क्या कोई शर्तें स्थापित कर सकता है। अगर ऐसी शर्तें स्थापित की जाती हैं या ऐसे कोई विशेष मानक बनाए जाते हैं तो उस आधार पर हम देखें तो राज्य की स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से नहीं बनती है। साथ साथ नीति में यह भी स्पष्ट नहीं है कि डाटा को केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा सकता है, और अगर इससे आय होती है तो राज्यों से किस रूप में साझा की जाएगी, इसके संबंध में कोई भी एक तरह से मानक नहीं बताया गया है। हम आज के अपने अगले विषय को देखते हैं, द बजट लैक्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म सर्विसेज। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्लासगो में कोप 26 की जो बैठक हुई थी उसमें हमने जो कार्बन न्यूट्रल होने की बात करी थी 2070 के लिए, उसमें प्रमुख रूप से स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से बिजली और साथ साथ विकास के जो क्षेत्र हैं उनमें एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और ये स्थितियां एक तरह से बजट में बहुत स्पष्ट नहीं की गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर हम देखें तो बजट का जो आवंटन है उसका 2% एक तरह से प्रदान किया जाता है। यह तथ्य व्यापक रूप से माना जाता है कि जब तक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं आसानी से सुधर नहीं सकती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य और हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो हमें बिजली के जो एक तरह से उत्पादन केंद्र और जो आपूर्ति केंद्र हैं उनके बीच में जो आपस में एक समन्वय है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनमें से माना जाता है कि 74% जो लक्ष्य हैं वो विश्वसनीय ऊर्जा तक अगर सार्वभौमिक पहुंच नहीं होगी तो वो आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी सतत विकास लक्ष्यों में 74% की प्राप्ति के लिए जो विश्वसनीय ऊर्जा है वो सभी तक पहुंच होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर हम देखें तो भारत के 44% स्कूल और 25% जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर बिजली की स्थिति मजबूत नहीं है या बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है। जब हम ऊर्जा संक्रमण की बात करते हैं कि हम एक तरह से पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस से अलग हटके हम अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर जाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वहां हमें पहले ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी हम ऊर्जा संक्रमण पर जा सकते हैं।
क्योंकि अगर हम लोगों को शिक्षा देंगे तभी ऊर्जा संक्रमण की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर हम मजबूत कर पाएंगे तो उसी आधार पर आगे चलकर हम उन केंद्रों पर जो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत है उनको भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन पहले इन केंद्रों पर हमें बिजली की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा। अलग अलग क्षेत्रों में विद्युतीकरण की जो आवश्यकता है, इस तथ्य को लेकर एक एकीकरण की कमी दिखती है। यानी जिन जिन जगह विद्युतीकरण की आवश्यकता है उन आंकड़ों को एकत्रित रूप में नहीं लाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह माना जाता है कि बिजली और विकास के जो संबंध हैं उनके बारे में लोगों में जानकारी नहीं है या उसकी कमी है। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों और विभागों के बीच में जो समन्वय तंत्र है वो कमजोर है। और कभी कभी विद्युतीकरण की जो स्थितियां हैं उसके लिए जो वित्त की स्थिति है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसमें कुछ समस्याएं आती हैं। अगर ये दूर की जाए तो विद्युतीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनको एक तरह से हम विस्तारित कर सकते हैं। स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर हम देखें तो वहां पर विश्वसनीय बिजली की जो आपूर्ति है वो अभी तक पूर्ण रूप में सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। प्रमुख रूप से हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बजट में जो भी आवंटन किया जा रहा है, संस्थागत संरचना जो बजट के आवंटन का उपयोग करेगी, या कह सकते हैं प्रमुख रूप से जहां से वित्त प्राप्त किया जाएगा, और जो सूचना और समन्वय का जो तंत्र है वो मजबूत किया जाए। तभी एक तरह से वर्तमान में जो स्थितियां उनको हम परिवर्तन करके जो भी एक तरह से बिजली आपूर्ति की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में है, खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य में, वो मजबूती हम ला सकते हैं। अंतिम रूप में जो लोक प्रशासन है वहां पर हमें समस्याएं दिख रही हैं। खास तौर से अलग अलग जो विभाग है वो साइलोज में काम करते हैं, यानी वह केवल अपने स्तर पर सीमित होकर काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों में समन्वय की कमी है और इसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि जैसे अगर हम आपूर्ति विभागों की बात करें जो प्रमुख रूप से कुछ भागों की आपूर्ति करते हैं जैसे बिजली और पानी, और मांग पैदा करने वाले जो विभाग हैं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, इनके बीच में मजबूत संबंध नहीं है। कारण दोनों मंत्रालय या विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं, आपस में समन्वय नहीं है। यह अंतर रहने पर लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। इस प्रकार का अलग अलग विभागों के बीच में जो अंतर है वो और बढ़ जाता है। उसका बड़ा कारण यह है कि मानव संसाधन या सामान्य गतिविधियों के समर्थन के लिए जो भी एक तरह से वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। तो समन्वय बनाने के लिए जो स्थितियां हैं उनका पालन नहीं करने के कारण जो भी नीतियां हैं उनका सही प्रभाव नहीं दिखता है। जैसा स्कूलों में और स्वास्थ्य सुविधाओं में बिजली की आपूर्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो पा रही है। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, ए रिडक्शनिस्ट अप्रोच। आलेख में स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जनसंख्या स्वास्थ्य और केवल सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की बात करना दोनों एक तरह से अलग हैं, और जनसंख्या स्वास्थ्य की स्थितियां किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य देने की स्थितियों से काफी बड़ी है। आत्महत्या की दर प्रमुख रूप से जनसंख्या और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में एक तरह से अंतर को स्पष्ट करती है। व्यक्तिगत और जनसंख्या स्वास्थ्य आपस में जरूर जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके कारण और इनको संबोधित करने, इनको हल करने के लिए जो भी आवश्यक हस्तक्षेप होता है वो अलग अलग होते हैं। यानी व्यक्तिगत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना और पूरी जनसंख्या को स्वास्थ्य की स्थितियां देना दोनों अलग अलग हैं। हम अगर केवल व्यक्तिवादी रणनीति के साथ जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार की कोशिश करेंगे तो हमें विफलता प्राप्त होगी, और भारत में यही स्थितियां एक तरह से बनी हुई हैं। अगर हम पिछले दशक में देखें तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया, जिसमें विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और साथ साथ संक्रामक रोगों के विस्तार को रोकने के लिए लंबे समय तक काम किया गया। अगर हम वर्तमान में देखें तो जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे हम बात करें डायबिटीज की या हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर, तो जो भी एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं और जो पुरानी बीमारियां हैं उनको प्रमुख रूप से अब सरकार लक्षित करती है। गैर संचारी रोगों और पुरानी बीमारियों का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे एक तरह से आर्थिक और जो उत्पादकता है अर्थव्यवस्था में उसमें एक तरह से गिरावट आती है और यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। आलेख में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तिगत रूप में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं फैलाना और पूरी जनसंख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं को फैलाना दोनों अलग अलग है। तो हमें जनसंख्या के स्वास्थ्य पर एक तरह से काम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभाग और क्षेत्र किस तरह से काम कर सकते हैं उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम जनसंख्या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक पर हमें प्रमुख रूप से कार्यवाही करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो भी आंकड़े हैं उनको हमें डिजिटल रूप में इकट्ठा करने की आवश्यकता है। सामाजिक स्वास्थ्य निर्धारक की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पक्षों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है,
क्योंकि ये दोनों पक्ष मिलकर जो सामाजिक स्वास्थ्य है उसके प्रमुख रूप से जो भी कारक हैं उनको एक तरह से निर्धारित करते हैं। तो इन पक्षों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आर्थिक रूप में जो संपन्नता है वो भोजन को लेकर हमारी जो उपलब्धता है उसमें एक परिवर्तन करती है, और हम फास्ट फूड या जो प्रोसेस्ड फूड है या जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो हमें आर्थिक सामाजिक जो पक्ष हैं स्वास्थ्य के वो भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब भी हम इन पर कार्यवाही करते हैं हम ध्यान रखें हम जनसंख्या स्वास्थ्य की एक तरह से बात करते हैं। इसीलिए भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जनसंख्या स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं उन पर हमें मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं, टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। भारत में विभिन्न देशों के साथ जो भारत के व्यापारिक साझेदार बड़े हैं उनसे मुक्त व्यापार की स्थितियों को हम बढ़ा रहे हैं। जैसा अभी हमने यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौते को हस्ताक्षर किया है। इससे माना यह जा रहा है कि प्रमुख रूप से व्यापार और आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। जो भी शुल्क लगते हैं जो एक तरह से व्यापार की बाधाएं या व्यापार के लिए दीवार माने जाते हैं उनको कम किया जाएगा। भारत के निर्यात की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल होंगी और भागीदार के रूप में भारत और यूएई दोनों को लाभ की स्थितियां बनेंगी। हम ध्यान रखें कोविड काल में भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन की प्रक्रियाओं को बढ़ाने पर विचार किया। साथ साथ महामारी में अगर हम देखें तो घरेलू खपत हमारी कम हो गई। तो जब हम आत्मनिर्भरता में उत्पादन की प्रक्रिया को घरेलू स्तर पर बढ़ा रहे हैं लेकिन भारत में मांग कम हो गई और आर्थिक उत्पादन एक तरह से गिरावट की स्थिति में दिखा, तो जो हमारा उत्पादन बढ़ रहा था उससे हमने एक तरह से निर्यात की स्थितियों का लाभ उठाया और भारत में निर्यात में अगर हम देखें तो तेजी से उछाल आया और निर्यात का जो विकास है वो पूर्व महामारी का जो स्तर है उससे भी आगे निकला। इस पृष्ठभूमि में सरकार को निर्यात की स्थितियां और मजबूत करने के लिए एक तरह से संदेश मिला और इसी प्रक्रिया में हम द्विपक्षीय जो मुक्त व्यापार समझौते हैं उन पर बातचीत करने के लिए नई प्रक्रियाओं में जा रहे हैं। अलग अलग साझेदार देशों के साथ समान शर्तों पर व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं जिससे दोनों देशों को लाभ होता है। अगर हम द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं तो बहुपक्षीय समझौतों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होती है। और हम ध्यान रखें बहुपक्षीय जो समझौते होते हैं वो भारत की चिंताओं को कभी कभी पूर्ण रूप से हल नहीं करते हैं। जैसे हमने आरसीईपी में देखा कि हमने लंबे समय तक बैठकों में भाग लिया लेकिन बाद में हमने इसमें अपने आप को शामिल नहीं किया क्योंकि हमें उतना लाभ नहीं था। भारत और यूएई के बीच में जो समझौता है वो 6 महीने से कम बैठक के बाद हस्ताक्षर कर दिया गया है, यानी द्विपक्षीय संबंधों में स्थितियां भारत के अनुकूल हो पाए ये ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है। हम ध्यान रखें यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है 2019-20 में वो लगभग $59 बिलियन है। मार्च 2020 को समाप्त पूर्व महामारी वित्तीय वर्ष में भारत का जो निर्यात है वो लगभग $29 अरब था और यूएई के साथ में अगर हम देखें तो यूएई भारत में $10.9 अरब का कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा था और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। दोनों देशों के बीच में भागीदारी का जो अब लक्ष्य है वो आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का है और माना जा रहा है कि जो मुक्त व्यापार समझौता है इससे लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, यूक्रेन संकट का प्रमुख कारण समावेशी और सामान्य सुरक्षा की अवस्था को कमजोर करके प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास करना है। उपरोक्त कथन का विश्लेषण करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, रूस की सुरक्षा पर बढ़ता खतरा और रूसी मूल के लोगों को विभिन्न पड़ोसी देशों में संकट की स्थिति में लाना वर्तमान यूक्रेन संकट का प्रमुख आधार है। मुख्य भाग, रूस की सीमा तक नाटो का विस्तार, नॉर्ड स्ट्रीम 2 विवाद से रूस को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास, रूसी मूल के लोगों से यूक्रेन में भेदभाव। निष्कर्ष में आप बताएंगे यह संकट एक समावेशी, सामान्य सुरक्षा और प्रभुत्व को हटाने का आह्वान करके ही हल किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 के मसौदा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए इसमें उपस्थित प्रमुख कमियों को भी बताएं। 250 शब्द 15 अंकों का प्रश्न। भूमिका, इस नीति के माध्यम से नागरिक डाटा के आर्थिक उपयोग को नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया है। मुख्य भाग, इस नीति के प्रमुख भागों को बताएं। प्रमुख विवादित बिंदु की चर्चा करें। इनके समाधान किस रूप में हो सकते हैं वो भी आप बताएं। निष्कर्ष में आपको बताना है इस नीति में डाटा की निजता और राज्यों की भागीदारी मजबूत करके सुधार किया जा सकता है। यह हमारा 24 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में
अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।